a special session with Swamiji of this month. I hope everybody is practicing. Sabhi practices kar rahe hain regularly. Yes? Can I have a thumbs up? With a big smile on your face. Yes, that's wonderful. Great. Practices kijiye. Please, Rose practices kijiye. If you face any problems, yes, we are there to help you out on your WhatsApp class groups, your respective class groups. Please post your queries, your doubts, whatever you all have. Agar koi dikkat aa rahi hai, so please message in the group and your queries will be resolved. Okay? Vivek sir, Sudeep sir, Ajay sir, I hope everybody is practicing daily. Yes. And another thing that I hope sabhi ko recordings mil gaye hai ab tak ke, whatever you all are practicing, whatever it has been taught to you throughout these weeks, because we've got participants over here from different class groups. तो जो आज तक आपको सिखाया गया है, all the recordings with Swamiji's videos and everything, the mentors recordings, everything is uploaded to their respective dashboards. So please download that particular app of Zenlearn to watch the recordings. Got it? Everybody? Clear, everybody? Fine. Thank you. Let me just check if Swamiji has joined. Just give me a few seconds. Yeah, Swamiji has joined. I'll just hand over to Swamiji to start with the session so that we don't get delayed. Yes, you're the Swamiji. Namaste, Swamiji. So आप लोग ना क्वेश्चन भी डाल सकते हैं नीचे. विल पिक अप वेरी रेलेवेंट क्वेश्चंस जितने भी आएंगे ना तो वो हम इसमें लेते जाएंगे. सो यू कैन पुट डाउन क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. अपने सवाल जो हैं वो चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए. So we usually talk about problems and how to come out of the problems in this question answer session. इसमें कैसे आप अपनी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं. तो ये प्रॉब्लम से निकलने का सेंस तो हमको मिलता ही है ना. द मोमेंट वी आर बॉर्न, जैसे ही हम पैदा हुए, वी नो हाउ टू हैंडल थिंग्स, इजंट इट. वी नो व्हाट इज आवर फूड, क्या भोजन है हमारा, हमको मालूम ही होता ना. कैसे मालूम होता है हमको? हाउ डू यू नो दैट? कैसे मालूम होता है हमको कि हमको यही खाना है? हाँ, थ्रू आवर सेंसेस. सेंस से मालूम होता है ना. आपको सेंस मिले हुए हैं. स्मेल का सेंस है. जो आपको स्मेल में अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं खाएंगे, है कि नहीं. और जो आपको टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं खाएंगे. तो कभी कभी ना हमें बड़ी अजीब सी चीज खाने का भी मन करता है. दिस यू विल सी. अगर जिनके पास में पेट है ना, डॉग, जिनके पास में पेट डॉग है, तो वो क्या देखेंगे, जब उसकी तबीयत खराब होती है तो आप जो भी देंगे खाने को ना वो नहीं खाएगा. और उसे बाहर ले जाएंगे ना तो कोई घास वास स्मेल करके उसको अच्छा लगे ना वो खाता है. तो ये सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट हमको मालूम ही है ना. एंड देयर इज समथिंग डीपर विद इन आवरसेल्फ. हमारे अंदर एक डीप चीज भी है जो कि हमें कहती है कि मुझे खाने का मन कर रहा है, भूख लग रही है, पसंद है, ये नहीं पसंद है कि नहीं. हमारे अंदर वो है ना. देखिए, बुखार हो जाएगा तो सबसे पहली चीज क्या खत्म हो जाती है? शरीर गर्म होता है और भूख खत्म हो जाती है. हंगर इज लॉस्ट. बट बिकॉज वी हैव एन आइडिया कि हमको सुबह दोपहर शाम खाना ही है, ऐसा हमने अंग्रेजों से पढ़ा है, तो हमको तो वो करना ही है ना. हम बहुत ओबीडियंट हैं, है कि नहीं. इंडियंस आर मतलब नोन टू बी ओबीडियंट स्लेव्स. सबसे ओबीडियंट स्लेव्स में से इंडियंस माने जाते हैं. किसी फिरंगी को पूछो तो बताएगा कि इंडियंस बड़े अच्छे स्लेव होते हैं, है ना. फिर हमको क्लासरूम में जाते हैं तो हमको सब सिखाया जाता है ना कि टीचर को कुछ नहीं बोलना, चाहे उसको आता हो चाहे नहीं आता हो. बड़ों से लड़ना नहीं है, कुछ गलत नहीं बोलना, है ना.
तो हमको बड़ा ओबीडियंट स्लेव बनाना बचपन से तैयारी की जाती है। देखो ये हमारा कल्चर नहीं है। आवर कल्चर इज क्वेश्चन कल्चर। दिस इज द ओनली साइंटिफिक कल्चर इन द वर्ल्ड। यहां पे ईश्वर खुद भी आते हैं तो भी हम क्वेश्चन ही करते हैं उनसे। नहीं, अर्जुन जो है कृष्ण को अपने इष्ट मानते थे, बट कृष्ण ने जब समझाना शुरू किया तो ही जस्ट थ्रू क्वेश्चंस, आंख बंद करके। कमांडमेंट तो है ही नहीं ना इस कल्चर में। कमांडमेंट तो है ही नहीं ना, ये करना तो यही करना, नहीं क्वेश्चन क्यों करना है अभी। आप कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, एक गुरु और शिष्य के बीच में क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा, एंड बाय द वे ये भी क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा नहीं। तो हमारा क्वेश्चनिंग कल्चर है, बट क्वेश्चन वाला कल्चर ही खत्म कर दिया, क्योंकि स्लेव बनाना है ना। क्लासरूम कल्चर शुरू कर दिया। हम लोग भी सब ऐसे ही करते हैं ना, गुड मॉर्निंग मैडम और सर व्हाटएवर, वहां से शुरुआत होती है। नहीं, अब हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा, वापस अपने कल्चर में आना पड़ेगा, हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा। और हम क्वेश्चन करेंगे तभी हम आगे भी अपनी जनरेशन को सिखाएंगे कि क्वेश्चन करो, क्योंकि टाइम बदल रहा है। टाइम बदल रहा है और बॉल इज इन आर कोर्ट। वो जो झंडा था ना, वो अमेरिका में गड़ा हुआ था, वो इंडिया की तरफ में आ रहा है। ठीक है ना। अमेरिकन ब्रांड जो है ना, वो ढलता हुआ ब्रांड है, और इंडियन ब्रांड जो है ना, वो उठता हुआ ब्रांड है, उगरा है। तो इसीलिए हमें अपनी संस्कृति में वापस आना पड़ेगा, हमें एक्चुअल साइंस में वापस आना पड़ेगा और क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन करना पड़ेगा? क्वेश्चन ये करना पड़ेगा अभी क्वेश्चन पूछा है ना कुछ लोगों ने, आई एम सफरिंग फ्रॉम, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? आई एम सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस। अस्थमा की वजह से प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाती। तो क्वेश्चन ये करना पड़ेगा कि आर्थराइटिस होता क्या है और आर्थराइटिस ठीक भी होता है कि नहीं। तो क्वेश्चन ये भी करना पड़ेगा ना कि जो आपको ट्रीटमेंट बताया गया है उससे कितने आर्थराइटिस पेशेंट ठीक हो गए। थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, क्वेश्चन ये भी करना पड़ेगा। आई विल आंसर वन बाय वन, थोड़ा सा वेट करें। एक इसको माला में पिरोते हैं, माला में पिरोते हैं इसको, और उसके बाद में आपको, पर ध्यान से सुनेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नहीं, मुझे तो मैं क्वेश्चन पूछ के मेरा क्वेश्चन बोल के आंसर मिलना चाहिए। अगर नकल मारने की इतनी आदत है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर कितने क्वेश्चन पढ़ पढ़ के आंसर करेंगे। आप देखिए इसी के अंदर आंसर है। आर्थराइटिस होता क्या, और किसी का आर्थराइटिस ठीक हुआ है क्या? एलोपैथिक ट्रीटमेंट से किसी का आर्थराइटिस ठीक हुआ है क्या? तो ये सवाल आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। और ठीक नहीं हुआ है तो फिर क्यों लाइन लगा के जाते हो वहां पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए? सो एक लंबा पीरियड ले ना, 100 साल के अंदर एक डायबिटिक पर्सन ठीक हुआ है क्या एलोपैथिक शुगर लेवल कम करके या एलोपैथिक ट्रीटमेंट से? फिर भी लाइन लगा के आप वहीं जाते हो जो ट्रीटमेंट नहीं करते। ब्लड प्रेशर किसी का ठीक हुआ है क्या 100 साल में? हार्ट डिजीज या ब्लड प्रेशर कह लीजिए, ठीक हुआ है क्या? हार्ट डिजीज हैज बिकम नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। 100 साल में नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया। तो इसका मतलब ठीक तो कोई हुआ नहीं, बढ़ रहे हैं, है कि नहीं है? तो क्या आप ये ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकते, जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो उससे हार्ट डिजीज बढ़ रहा है या ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है? क्या आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते? तो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो अभी क्या ठीक कौन करता है आपको? आर्थराइटिस होता क्या? आइटिस क्या होता है? आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? आपका शरीर उसको सहन नहीं कर पा रहा।
पर क्या सहन नहीं कर पा रहा? शायद आपके शरीर में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, जो बन रहे हैं वो आपका शरीर सहन नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो शायद खराब है। इसको आप आसान भाषा में कैसे कहते हैं? टॉक्सिन बन रहे हैं। टॉक्सिन बन रहे हैं। तो वो टॉक्सिन कहां पे जमा होंगे? जहां भी गैप मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी। तो आपके शरीर में मर्म स्थान है, जितने भी जॉइंट हैं वो मर्म स्थान है वहां पे, या उसको एक और तरीके से बोला जाता है वो लिम्फ ग्लैंड है, वहां पे टॉक्सिन जमा हो जाता है। तो टॉक्सिन जमा हो रहे हैं, ये कोई इलाज नहीं है, ये तो ऑब्जर्वेशन है। आपको कहा आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस है, यानी इन्फ्लेमेशन इन द बोन एरिया। सो बोन में टॉक्सिन ज्यादा है, या वहां पे वेयर एंड टेयर, डैमेज हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, रिकवरी नहीं हो रही, नए सेल्स नहीं बन रहे, है ना। दो तरीके से इसको हम समझें कि आइटिस या इन्फ्लेमेशन क्यों होगा, कि या तो कोई चीज सहन नहीं हो रही, या तो कोई चीज का रीजनरेशन डीजनरेशन का बैलेंस नहीं बना हुआ, यानी वेयर एंड टेयर तो हो रहा है मगर वापस रीजनरेशन नहीं हो रहा। तो आइटिस इन्फ्लेमेशन आएगा, ज्वलनशीलता आएगी। अच्छा, ये ज्वलनशीलता क्यों आती है आपके शरीर में, उसका सिस्टम कैसा है, इसको भी समझना पड़ेगा। तो ज्वलनशीलता या पेन जो है वो मार्कर होता है आपके बॉडी का। पेन क्या है? मार्कर होता है, मार्क लगा देता है। क्यों मार्क लगाता है? वहां पे काम होना है, वहां पे कुछ ठीक होना है। ये मार्कर है आपके शरीर का। अगर पेन एंड इन्फ्लेमेशन होगा तो वो आपके शरीर का मार्कर है कि यहां पे पेन एंड इन्फ्लेमेशन, यहां पे कुछ ठीक करना है। तो आपको आपके सेंसेस दिए हुए हैं कि अब अगर आप एक करवट सोते हैं और आपको पेन होगा तो आप करवट बदल लेते हैं, है ना। एक पांव में अगर आपको पेन ज्यादा होगा तो उस पर लोड नहीं डालेंगे। एक हाथ में अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उसमें लोड नहीं डालेंगे, उसको संभाल के इस्तेमाल करेंगे। तो पेन एक तो मार्कर का काम करता है, पेन एंड इन्फ्लेमेशन, और दूसरा क्या काम करता है? आपको आपको चेतावनी देता है, कॉशन, चेतावनी देता है कि इसको ठीक से इस्तेमाल करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है ना, पेन एंड इन्फ्लेमेशन। तो पहली चीज, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको काटना नहीं चाहिए, इसको मारना नहीं चाहिए, हाँ या ना। पेन एंड इन्फ्लेमेशन को मारना नहीं चाहिए, मगर जरा सा भी पेन हमारे जीवन में आ जाए किसी भी तरीके का, तो हम उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। अपने शरीर में कहीं भी पेन आ जाए, पेन किलर घर में सबके पड़ा ही हुआ। अच्छा, बड़े हो गए पेन किलर लेते रहते, मगर बच्चों को भी हम पेन किलर, सबसे पहली चीज है जो पेन किलर देते हैं। तो अगर हमने ये ट्रेंड अपना लिया है कि जरा सा पेन आया, किसी वजह से भी आया, हम पेन काट दें पहले, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, तो आपका शरीर तो रिकवर कर ही नहीं पाएगा। तो पहले दादी नानी, थोड़ा सा एग्जांपल देके समझा रहा हूं ताकि समझ में आए आपको। तो पहले जो घर में बूढ़े बुजुर्ग होते थे ना, अगर एक छोटा बच्चा पैदा होता था, उसको रोता था पेट दर्द की वजह से, छोटे बच्चे अक्सर रोते हैं, पेट दर्द की वजह से रोते हैं, तो क्या करते थे? वो नाभि ठीक करते थे उनकी, दर्द नहीं खत्म करते थे, दर्द तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले नाभि ठीक करते थे। दूसरी चीज, उनको खाने में ऐसी चीज दी जाती थी जो कि पेन को कम करे।
पेन को कम करने वाली कौन सी चीज होती है? कोई भी चिकनी चीज होगी और मीठी चीज होगी, वो पेन को कम करेगी। तो घी, मीठा मतलब शुगर नहीं, मीठा मतलब उसका आफ्टर टेस्ट मीठा होना चाहिए, तासीर उसकी मीठी होनी चाहिए। जैसे दूध मीठा होता है ना, मीठे फलों का रस भी होता है, खट्टे फल भी होते हैं जिनका रस का स्वाद खट्टा होता है। तो ऐसी चीज अगर उनको दी जाए, घी, ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कभी भी पेन को कम करने में बहुत मदद करता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि पेन दो तरीके के होते हैं, या इन्फ्लेमेशन दो तरीके का आपको दिखाई देगा, बल्कि तीन तरीके का बोलना चाहिए। मगर इन्फ्लेमेशन में या तो वहां पे ज्वलनशीलता, जलन होगा और पेन होगा, और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे उस जगह को तो वहां पे रेडिशनेस, स्किन का कलर जो है रेडिशनेस की तरफ में चला गया। तो अगर आप वहां ठंडा कर देंगे उस जगह को, बर्फ डाल देंगे वहां पे, तो आपका इन्फ्लेमेशन और दर्द जो है वो कम हो जाएगा। ठंडा ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज, वो एरिया जो है वो या तो सफेद हो गया, पहले से ज्यादा लाइट कलर में आ गया, या फिर डार्क कलर में आ गया। देखो, एक रेड कलर है, एक व्हाइट कलर है, एक ब्लैक है। तो अगर ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होगी ना, तो आप समझ पाएंगे ये पेन हो क्यों रहा है। तो अगर सफेद है या काला है, वहां पे कुछ भी गर्म डाल दो, पेन एकदम से कम हो जाएगा। गरम तेल हो सकता है, गरम तेल का मतलब गरम करके भी एक अलग बात है, मगर गरम तेल, जैसे तिल का तेल गरम होता है, नारियल तेल ठंडा होता है, घी ठंडा होता है, सरसों तेल थोड़ा गरम होता है ना। जानवरों के भी ऑयल होते हैं। जैसे अगर किसी को वराह तेल, वराह का मतलब सुअर, हाँ, पिग, पिग के फैट का ऑयल, अगर आप कितना भी खतरनाक पेन हो, वो वहां पे थोड़ा गर्म करके लगा लोगे तो वो चला जाएगा, दर्द चला जाएगा। गुड़ थोड़ा सा गर्म करोगे, जैसे गर्म होके सॉफ्ट हो जाता है ना गुड़, उसको अगर आप उस एरिया में लगा लेते हैं जो काला हो गया है या सफेद हो गया, तो आपको देखने को आएगा कि गर्म लगाते ही पेन कम हो जाएगा। मगर ये पेन कम हो करना हमारा मकसद नहीं है। पेन कम करना तो कंफर्टेबिलिटी के लिए है। पेन कम करना गलत हो जाएगा अगर आप किसी पेन के सिस्टम को काट के पेन बंद कर रहे हैं। जैसे आपने दर्द की दवाई खा ली, डाइक्लोफिनेक पैरासिटामोल की एक गोली, जो हर एक घर में आप लोगों जैसे घर में तो होती है ना, हरे पत्ते वाली गोली, आइबुप्रोफेन ले लिया, या फिर और ज्यादा, बहुत ज्यादा पेन है तो फिर क्या करेंगे, स्टेरॉइड। एक होता है नॉन स्टेरॉइडल पेन किलर, दूसरा होता है स्टेरॉइड्स। ये दोनों ही पेन के साइकिल को काट देता है। आपके शरीर में अगर पेन के साइकिल को काट देंगे तो रीजनरेशन कैसे होगा? मार्कर कहां गया, मार्कर कहां गया? शरीर ठीक कहां करेगा, ये तो बताओ। आपने मार्कर ही हटा लिया तो शरीर ठीक कहां करेगा? तो बचपन से हमें ये दवाई खा के कोई भी ट्रीटमेंट करने का सिस्टम जो है ना, वो थोड़ा धीरे धीरे करके हटाना पड़ेगा। क्योंकि छोटे बच्चे गिर जाते हैं, उनको दर्द होता है, फट से उनको पेन किलर दे दो या फिर कोई दवाई लगा दो, दैट इज नॉट गुड। और वो जितना गिरेंगे, जितना चोट लगेगी, उतना पेन को बेयर करने की क्षमता भी आ जाएगी, और उनको पता चलेगा पेन इज नॉट बैड, बट पेन की वजह से उस जगह पे रिकवरी होती है। तो
अगर आपके शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया, बाहर से मैंने थोड़ा सा वो बताया कि कैसे इसको सपोर्ट कर सकता है ना। दर्द अगर बाहर से है, इन्फ्लेमेशन है, आर्थराइटिस पेन बाहर से है, तो कैसे इसको थोड़ा सा मदद कर सकते हैं। ऑयल इसलिए आपके पूरे मॉड्यूल में डाल दिया गया है कि आप सुबह उठो, ऑयल लगाओ, जाके नहाओ। अगर रोज नहीं लगाना तो कम से कम हफ्ते में 2-1 दिन तो जरूर लगाएं। जिनको ज्यादा है वो रोज लगाएं। अब शरीर के अंदर का इन्फ्लेमेशन कैसे ठीक करेंगे? शरीर के अंदर का इन्फ्लेमेशन कैसे ठीक करेंगे? अगर शरीर को ठंडा करेंगे ना तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। पहला पार्ट। लेकिन ठंडा कब करना है? अगर आपके शरीर में जलन हो रही है। आइटिस का मतलब जलन होता है, लेकिन जलन के प्रकार, तरीके, कौन से टाइप्स हैं वो जरा हम समझ रहे हैं। अगर आंख बंद करते हैं और जलन होता है तो इसका मतलब ठंडा ठंडा करने की जरूरत है। ट्राई करके देखो, आंख को ऐसे भींचो, बंद करो, देखो क्या हल्का जलन हो रहा है अंदर। जिनको भी जलन हो रहा है उनको ठंडा करने की जरूरत है। अच्छा, यूरिनेशन में जलन हो रहा है, यूरिन करते वक्त जलन होता है, तो ठंडा करने की जरूरत है। स्टूल में ब्लीडिंग हो रहा है तो ठंडा करने की जरूरत है, ब्लीडिंग रुक जाएगा। पांवों के तलवों में अगर जलन होता है तो ठंडा करने की जरूरत है। सारे इंडिकेटर्स बता दिए, एक भी पकड़ो आपको समझ में आ जाएगा ठंडा करने की जरूरत है। आंख को बंद करके देखो, अगर हल्का सा जलन हो रहा है अंदर तो यानी शरीर को ठंडा करने की जरूरत है। ठंडा कैसे करेंगे? आप जिनको भी ये प्रॉब्लम है, थ्रोट एंड चेस्ट बर्निंग, एसिड रिफ्लक्स है। आरती जी, थ्रोट एंड चेस्ट बर्निंग एसिड रिफ्लक्स है। एसिड को नीचे की तरफ में जाना चाहिए, वो ऊपर की तरफ में आ रहा हो। एक तरफ फ्लो बॉडी में नहीं रहा ठीक, तो फ्लो बढ़ाना है ना, कुंभक करो, फ्लो ठीक हो जाएगा। बट कुंभक करने पे आप सोचेंगे कि मुझे एक दिन में ही आराम मिल जाना चाहिए, तो ये बात हटा दीजिए। आपको एक टारगेट लेना पड़ेगा 6 महीने साल भर का, उसमें देखेंगे आप बहुत सारी चीज ठीक हो जाएगी। अच्छा, तो एक बर्निंग ठंडा करना, उसमें बहुत सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। जैसे निर्गुंडी का रस अगर इस्तेमाल कर लें तो सभी के मसल पेन जो भी चल रहा है, लोअर बैक पेन, मसल पेन, या रीढ़ की हड्डी में पेन आ रहा है, सर्वाइकल का पेन आ रहा है, आप देखेंगे वो कम हो जाता है। निर्गुंडी का रस ले लें, हार श्रृंगार उसके अंदर मिक्स करके थोड़ा सा, हाँ, या रासना। मगर क्या है, ये सब चीजें मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, ये सब सपोर्ट है। ये एक तरीके से दवाई का ही काम करता है, दवाई ट्रीटमेंट नहीं होता। मैं बार बार आपको यही बता रहा हूं, दवाई ट्रीटमेंट नहीं होता, सपोर्ट होता है। हाँ, ले लें, आयुर्वेद के वैद्य से जाके पूछ लें, नहीं पता चल रहा आपको तो एक तो जलन वाला इन्फ्लेमेशन आएगा। दूसरा क्या आएगा? दूसरा पेन अंदर की तरफ में कैसा पेन हो सकता है? मूविंग पेन हो सकता है, नसों में मूव कर रहा है ना, मूविंग पेन हो सकता है। तो वो कैसे पता लगाएंगे? तो वो पता लगाने का तरीका है जो मैंने अभी बताया। आंख बंद कर रहे हैं, जलन हो रही, अगर वो नहीं हो रहा, अगर यूरिन में जलन नहीं हो रही, पांव के तलवों में जलन नहीं हो रही, तो अब ये दूसरे वाला पेन, सिंपल भाषा में, ऐसे में आपको अपने आप को गर्म करना पड़ेगा, ठंडा नहीं करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। दोनों को उल्टा काम करना पड़ेगा। गर्म कैसे करेंगे? गरम तेल लगा के जैसे बताया, या फिर कुछ गरम खाना पड़े, खाएंगे ना तो भी हो जाएगा। त्रिकटु होता है, खाने के बाद में त्रिकटु लेंगे तो उससे जिनको एसिड रिफ्लक्स हो रहा है ना, ऊपर की ओर एसिड आता है, तो उनका एक तो देखो, टॉक्सिन को रिमूव करने के लिए भी अगर आपका बॉडी का डिटॉक्स स्ट्रेंथ अच्छा है तो ही टॉक्सिन रिमूव होते हैं।
दूसरा, मेटाबॉलिक अगर वेस्ट आपके बॉडी में ज्यादा बन रहा है तो मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ पहले लेके आना पड़ेगा, जड़ पे जो जाना पड़ेगा उनको। इसीलिए कुंभक से क्या होता है, कुंभक करने पे ज्यादातर लोग देखेंगे, ज्यादातर, क्योंकि कुछ की हालत ज्यादा खराब है तो कुछ भी करेंगे तो शरीर उसको करने नहीं देगा, रिएक्ट करेगा, है ना। तो ऐसे इंसान को बहुत स्लो जाना चाहिए जिनके शरीर की हालत ज्यादा खराब है, क्योंकि कुंभक जोर मांगता है आपके शरीर का। आपके शरीर में जान नहीं है, जरा सा जोर लगाएंगे थक जाएंगे, दर्द बढ़ जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है, बहुत स्लो अप्रोच करना है, धीरे धीरे, क्योंकि ये बहुत पावरफुल मेथड्स हैं जो आपको सिखाए गए हैं। ये दिखने में तो कोई ज्यादा कुछ लगता नहीं है कि ऐसा कुछ करेंगे, मगर ये बहुत ज्यादा पावरफुल मेथड्स हैं। ये वो काम कर सकते हैं जो शायद कोई और चीज दुनिया में नहीं कर सकती। एक्चुअली में कोई और चीज नहीं कर सकती शायद, तो केवल मैं आपके कहते हैं मेंटल स्टैचर को फिट करने के लिए बोल रहा हूं, मगर इसके जैसा कोई काम नहीं कर सकता। तो कोई पावरफुल चीज अगर आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो बड़ी धीरे धीरे इस्तेमाल, धीरे धीरे उसको अपने जीवन में लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोई भी आइटिस जो होता है ना, वो इन्फ्लेमेशन होता है। आइटिस यानी आर्थराइटिस में सबसे पहली चीज क्या ठीक करनी, आपका मेटाबॉलिज्म, यानी आपको भूख अच्छी लगनी चाहिए। अगर आपको भूख बहुत अच्छी लगने लगे और आप अपना भोजन जो है धीरे धीरे करके नेचुरल और कहते हैं ऑर्गेनिक की तरफ में लेके आए, तो आप देखेंगे कि आपको ज्यादा फायदा होगा। नहीं भी अगर लेके आते हैं तो टॉलरेंस जैसे जैसे बढ़ेगा आपके शरीर का, आपकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। मगर मेटाबॉलिज्म बढ़ाना आर्थराइटिस का पहला गोल होना चाहिए, और वो कोई दवाई नहीं बढ़ाती, वो कुंभक करने से ही बढ़ेगा। नहीं नहीं, मैं तो बहुत कमजोर, मैं तो कुंभक कर नहीं पा रही, कर नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, आप जितना हो सके उतना कीजिए। कोई एक मॉडल पकड़ लें। शुरुआत कहां से करना है, कुंभक थेरेपी से शुरुआत करें। एक मॉडल पकड़ना है, 1 महीने तक केवल एक मॉडल करें, कुंभक थेरेपी। फिर अंगन्यास लेके आए अपने प्रैक्टिस में, है ना। कुंभक थेरेपी हुआ, अंगन्यास लेके आए, और जब आपको लगे कि हाँ आपका शरीर अब एजाइल हो गया, आप बेंड भी कर सकते हैं, उस समय फिर मर्म विन्यास लेके आए। और जैसे ही मर्म विन्यास आपके लाइफ में आएगा, करेंगे, आपका शरीर हल्का हो जाएगा, खुल जाएगा। पर वहां तक पहुंचने के लिए धीरे 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 3 से 4 से 6 महीने, डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन, आप वो टारगेट बना के चले। पेन बिल्कुल भी चला जाएगा क्या, नहीं, पेन जाने में, बिल्कुल जाने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर मौसम बदल गया तो भी पेन आ जाता है। बट पेन झेलने की क्षमता जैसे जैसे बढ़ेगी ना, तब पता चलेगा कि आपको दवाई की जरूरत नहीं रहेगी। थोड़ा पेन तो आप झेल पाएंगे ना। जो लोगों को फील होता है, मतलब वो जानते हैं कि मुझे इंसोम्निया है, एंजाइटी है और साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। अब जरा ध्यान दीजिए मैं क्या बताने वाला हूं। पहली बात, हर एक इंसान को 80% ह्यूमन पॉपुलेशन को साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। इससे भागने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये ठीक हो जाता है 100%। भागने की कहां से जरूरत है, दवाई लेके अगर आप ठीक करेंगे तो कंडीशन खराब से खराब होती जाएगी। आपको लगेगा मुझे ठीक लग रहा है, ये ऐसा ही है जैसे दारू पीने से बड़ा अच्छा लगता है। आपने दारू पिया, कहा कि अरे वाह ये तो सोम रस है, ये तो जिंदगी में मजे आ गए, दिल बाग बाग हो गया, ऐसा ही होता है ना। पर वो मजे आपके तो नहीं है, आपके क्रिएट किए हुए तो, आपकी स्ट्रेंथ तो नहीं, वो किसी और की वजह से मजे आ गया आपके शरीर में। कोई ड्रग की वजह से मजा आ गया, कोई अल्कोहल की वजह से मजा आ गया, वो आपने तो नहीं क्रिएट किया। तो आप तो वीक हो गए हो मजा क्रिएट करने में, और वीक हो जाएंगे। यानी लाइफ में हैप्पीनेस आपकी खत्म ही हो जाएगी अगर आप किसी और सपोर्ट से हैप्पी होने की कोशिश कर रहे हैं।
तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो 100% ठीक हो जाता है। क्यों? मैं आपको पहले बता देता हूं कि एलोपैथी जानता ही नहीं है कि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता क्या है। उन्होंने एक वर्ड डिस्कवर कर लिया कहीं से, टेबल पे बैठ के लिख लिया, उसे कहते हैं माइंड। तो किसी ने मुझसे पूछा कि मुझे ना माइंड का इशू है, मेरा माइंड जो है ना सही नहीं रहता, क्या करना चाहिए? मैंने कहा वो तो बहुत आसान, ठीक हो जाएगा। कहते जल्दी बताइए क्या, कैसे करें, कैसे ठीक? मैंने कहा पहले आप बताइए कहां पे है आपका माइंड, जरा आप मुझे लोकेशन बता दीजिए, उसके बाद ठीक कर देते हैं। अपने माइंड का लोकेशन तो बताओ। तो उन्होंने सिर पे हाथ दिखा दिया कि यहां पे माइंड है। मैंने कहा यहां तो माइंड नहीं है, ये तो ब्रेन है। यहां पे सही वर्ड क्या है? यहां पे ब्रेन है ना आपका, माइंड थोड़ी है। ब्रेन तो फिजिकल मैटर है ना। तो कहते हैं माइंड से ही तो हम सब कुछ पता लगा रहे हैं। मैंने कहा तो आप पांव से पता नहीं लगाते कि जमीन क्या गर्म है, ठंडा है, हार्ड है, सॉफ्ट है? पांव से भी तो पता लगाते हैं। तो पांव में भी माइंड हो सकता है आपका, हाथ में भी हो सकता है। तो माइंड है का कौन से माइंड में आपको तकलीफ है, मुझे बता दो। छोटी उंगली, बड़ी उंगली, कौन सी उंगली? कहते हैं ऐसा तो कुछ मालूम ही नहीं कि माइंड कहां पे है। मैंने कहा लेकिन आप तो बोल रहे हो ना मुझे माइंड में तकलीफ है, तो आप भी मुझे बताइए कहां है माइंड आपका। क्योंकि आपको लगता है माइंड कुछ है, हवाबाजी है, फिरंगियों के चक्कर में पड़े हुए हो आज तक। सबसे मूर्ख प्रजाति के चक्कर में पड़ोगे तो यही होगा। उन्हें लाइफ के बारे में एबीसी नहीं मालूम। नहीं तो 100 साल में हमारी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, खराब होनी चाहिए थी? भाई 400 साल तो गुलामी हमने भी किया, तो हमारे डिजीज बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? पहली बात, माइंड कोई जैसी कोई चीज नहीं होती। दूसरी बात, अगर उस सटल एस्पेक्ट को समझना भी है तो उसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और फिर उसके 16 पार्ट्स होते हैं। हमारे यहाँ पे भारतीय परंपराओं में जब बात की गई तो माइंड जैसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता। हम हर चीज को बॉडी ही मानते हैं। ठीक है, इसको मनस भी अगर कहा जाए, मनोमय कोश ही कहते हैं, मनोमय कोश है ना। मन, इसकी शुरुआत कहां से होती है? चित्त, अहंकार, बुद्धि, मनस। अब ये पढ़ाने के लिए बैठना जरूरी नहीं है, मैं और शॉर्ट में आपको बोलूं। आपको जो प्रेशर की वजह से आपके शरीर में हार्मोनल चेंज हो जाता है, वो प्रेशर इकोसिस्टम आपका माइंड है। जिस प्रेशर से, क्योंकि आप देखिए इमोशन में आके आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, या आप सोचते हैं कुछ तो उससे आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। उसी हार्मोनल चेंज को आप एंजाइटी बोलते हैं, उसी हार्मोनल चेंज को आप कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो अगर उसको फिजिकलिटी में देखें तो आपके शरीर में कोई भी हार्मोनल चेंज कैसे होगा? अनलेस एंड अनटिल कोई चीज आपको प्रेशर दे रही है, कंपेल कर रही है, जबरदस्ती कर रही है आपके साथ में, बॉडी के साथ में कुछ रिलीज करने के लिए, वही आपका माइंड है। प्रेशर इकोसिस्टम ही आपका माइंड है। और कुंभक प्रेशर इकोसिस्टम को ही तो ठीक करता है ना। और कोई तरीका नहीं है, साथ मैं बता रहा हूं इस वक्त में। अगर आपको किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से निकलना है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर से निकलना है, एंजाइटी से निकलना है, तो आपको कुंभक करना पड़ेगा। लेकिन अब आता हूं असली क्वेश्चन पे, असली सवाल, जिसका इस्तेमाल करके आप अपना रिदम या लय या प्रेशर इकोसिस्टम को ठीक करेंगे, वो ही डिविएटेड है। इसका मतलब
यहां पे जितने लोग उपस्थित हैं सभी को, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, सभी को रेजिमेंटल होना पड़ेगा कुछ समय तक। अपने बुद्धि पे, माइंड पे भरोसा ना करें, क्योंकि वो रोज आपको बोलेगा आज नहीं, आज छोड़ देते हैं, कल से करेंगे, पूरा 100% करेंगे कल से। बस आप फंस गए। नहीं नहीं, वो क्या करते हैं, इस हफ्ते ना फंक्शन है कुछ, मंडे तो ऐसा मान लो कि मंडे तो ठान लिया, प्रॉमिस है जी, और आपको मालूम है ना कल तो कभी आता नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसके साथ भी ना चालाकी करनी पड़ेगी आपको। सबसे ज्यादा चालाकी हमको अपने ही बुद्धि से करनी पड़ती। तो इसको ना तकलीफ मत दो ज्यादा एकदम से, इसकी कैपेसिटी ना धीरे धीरे बढ़ाओ। आप क्या बोलो कि भाई मेरे को तो नंबर दिया हुआ ना, इतना रोकना है, वो तकलीफ है, वही तकलीफ है। बोले नहीं नहीं, जितना आराम से करेंगे ना उतना ही करते, जितना मजा है उतना ही करते हैं। भाई मजा भी तो कुछ करने से ही आता, बिना कुछ किए तो मजा भी नहीं आता। हाँ या ना? भाई डांस करेंगे, कुछ लोगों को डांस करने में मजा आता है, डांस करने में मजा आता है, पर वो तो एफर्ट ही है। काम करना, डांस करना दोनों ही तो एफर्ट है। काम करने में दुखी हो जाते हैं, डांस करने में मजा आ जाता है। भाई आप एक्शन करोगे तो ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, पर डांस करने में या कुछ ऐसा करने में जो आपको अच्छा लगता है, मजा क्यों आता है? क्योंकि वो आपको मालूम है कितना जोर कहां पे लगाना है। तो माइंड के साथ में आपको इतनी चालाकी बरतनी पड़ेगी कि आप एक टाइम फिक्स करके शुरू हो जाओ। आप एक बार शुरू हो जाओगे ना तो खत्म हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं है। वो शुरू ना होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जोर सही से लगाना ही ट्रीटमेंट है। अगर दुनिया में एक ट्रीटमेंट एग्जिस्ट करता है तो सही जोर लगाना ही ट्रीटमेंट एग्जिस्ट करता है। देयर इज नो अदर ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड। यही ट्रेनिंग हम अपने बच्चों को देते थे कि कैसे आप अपने लाइफ में क्रिएटिव एफर्ट डालें, जोर लगाएं। पूरे गुरुकुल सिस्टम में यही ट्रेनिंग मिलती थी कि कैसे आप जोर लगाएं ताकि कुछ अच्छा हो, क्रिएटिव एफर्ट हो। क्लासिकल डांस वही क्रिएटिव एफर्ट ही है ना, क्लासिकल म्यूजिक वही क्रिएटिव एफर्ट है ना, जिसे हम मार्शल आर्ट कहते हैं, वो भी क्रिएटिव एफर्ट ही है। यही सिखाया जाता और हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम में यही नहीं सिखाया जाता। तो आपको अपनी बुद्धि के साथ में बहुत ज्यादा चालाक होना पड़ेगा। मगर चालाक होने का मतलब लड़ना नहीं होता, जुगत लगाना होता है। आपको थोड़ा रेजिमेंटल बनाना होगा। मुझे इस टाइम रोज उठना है, अलार्म लगा के उठ जाओ, पानी डाल लो अपने ऊपर, कुछ भी कर लो, सीधा बाथरूम में घुस के पानी डाल लो अपने ऊपर। पर 6 महीने तक इस बॉडी का एक पूरा, क्या कहते हैं उसको, लाइफस्टाइल आप डेवलप कर लीजिए। मुझे इस समय सोना है, इस समय उठना है, कोई भी चीज थोड़ा प्लान करके करें, आज क्या क्या करना है। कुंभक प्रैक्टिस करना है तो करना है, बस इसमें सोचने वाली कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, आज ना बॉडी में थोड़ा पेन हो रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करेंगे। नहीं आज ना वो बॉडी मूव करने का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, शुरुआत कहां से करना है, कुंभक थेरेपी से शुरुआत करो। बैठ के करते हैं, आराम से बैठ के करते हैं ना, क्या चिंता है। नहीं नहीं, आज ना ऐसे पांव पालती मार के नहीं बैठना, कोई बात नहीं, चेयर पे बैठते हैं। हमने तो आपको कोई ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि ऐसे ही करना है। हमने तो भी बोला है कि ये करो, कि जैसे करना वैसे करो। ज्यादा बेंड नहीं हो पाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा हो जाता है।
करने का बहाना ढूंढना पड़ेगा, एंड यू शुड एंजॉय डूइंग दैट, क्योंकि शरीर को ठीक से हिलाएंगे तो मजा आता है। और फिर एक टाइम पीरियड कम से कम ऐसे मान के चीजिए, इस शरीर में अगर आप कोई चीज 6 महीने के लिए डाल दो ना तो परमानेंट हो जाता है। तो 6 महीने के लिए रेजिमेंटल हो जाइए, खूब मजे लीजिए कुंभकर्ण में। भाई वैसे भी तो बैठे बैठे कभी हम हाथ पांव सहलाते रहते हैं, अंगन्या से कर लो, सहला ही तो रहे हैं, इतना अच्छा लगेगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, everybody's mind is the challenge. Everybody's Kavita, you should have told me before. I have explored so many things. So ये आपका माइंड है ना, ये सबसे बड़ा चैलेंज। योर माइंड इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज यू हैव टू फेस। मगर यू डोंट हैव टू फाइट इट, यू हैव टू फाइंड अ वे। आप तरीका निकालो आगे जाने का, आप तरीका निकालो आगे जाने का। लड़ना नहीं है कभी भी माइंड से। एंड कुंभक, बाय डूइंग कुंभक यू विल सी, बट इट विल टेक टाइम, बिकॉज through the tool through which you live your life, the tool is not allowing you to do anything. So first you have to get through it. आपका माइंड जो है उसी के थ्रू आप सब कुछ करते हैं, जिसको आप माइंड बोल रहे हैं, क्योंकि वही इकोसिस्टमिक प्रेशर ही आपके शरीर को भी कुछ अलाउ करेगा करना। it will only allow your body to do something. तो वो वहां जुगत लगाना है। नाउ इफ योर बॉडी इज हॉट या फिर गर्म हो गया, whenever you do activity your body warms up, it becomes warm, गर्म हो जाता है आपका शरीर जब भी एक्टिविटी करता है। बट when you don't do activity, relax, then it cools down. So people who feel a little heat in the body, they will see that their liver is an issue. Whenever your liver is an issue, your metabolism will become an issue and your immunity ultimately will suffer. These are all connected, ये सब connected है। अगर लिवर आपका लोड नहीं ले पा रहा मेटाबॉलिज्म का या वीक हो गया, तो आपके शरीर थोड़ा ही काम करने में ज्यादा गर्म हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा आपके शरीर में, यूरिक एसिड आपके शरीर में बढ़ जाएगा, है ना। मैं एक एक पॉइंट करके आगे जा रहा हूं। वी आर गोइंग जस्ट टेकिंग वन पॉइंट बाय वन पॉइंट, बिकॉज इट हैज मेनी पाथवेज, योर बॉडी हैज मेनी पाथवेज, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इफ योर लिवर इज नॉट फाइन and how your liver has become not okay or compromised by taking in medicine. मेडिसिन की वजह से, सभी मेडिसिन की वजह से लिवर को डैमेज होता है। एवरी मेडिसिन कॉज डैमेज टू योर लिवर। सो व्हेन द लिवर इज कॉम्प्रोमाइज्ड, द मेटाबोलाइट्स या फिर मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट विल नॉट बी फाइन। So your body will not utilize those metabolites, यानी अगर आपके लिवर ने ग्लूकोज बनाना होता है, या लिवर और जो इंटेस्टाइन के थ्रू ग्लूकोज बना, वो ग्लूकोज ठीक नहीं बनेगा तो आपका शरीर से यूज नहीं करेगा। योर बॉडी विल नॉट यूज दैट ग्लूकोज, सो यू विल फाइंड हाई ग्लूकोज लेवल इन योर ब्लड, विच योर बॉडी बाय फ्रीक्वेंट यूरिनेशन विल थ्रो आउट। अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड बन रहा है, यूरिक एसिड इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म का बाय प्रोडक्ट है। अगर मेटाबॉलिज्म वीक हो गया तो यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा। व्हेन योर यूरिक एसिड इज हाई, द बॉडी विल ट्राई टू थ्रो द यूरिक एसिड आउट ऑफ योर सिस्टम बाय फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। सो व्हेन योर बॉडी इज थ्रोइंग आउट समथिंग, जब आपका शरीर कुछ फेंक रहा है तो इलाज क्या है?
आपको क्या समझना है कि कुछ गलत डला हुआ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड। तो प्लीज डोंट स्टफ योर बॉडी विथ मोर थिंग्स। विजडम क्या कहता है, समझदारी क्या कहती है कि अभी कुछ गलत है ना, उसको निकल जाने दो, तब तक आप शरीर में कुछ डालो नहीं। तो पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम यूरिक एसिड इश्यू, frequent urination issue, metabolic weakness, they should actually skip one meal. आप दिन में 2 ही बार भोजन करें। In a week's time, you just do 1 day, 1 time meal. है ना, दिन में 2 बार भोजन करें। Just have twice a day meal. Once at 11-12 में एक बार कर लें, शाम को 7-8 बजे दूसरी बार करें। That's it. You should keep your system empty. And if you are feeling thirsty, feed it with water. लिक्विड डालो, इसमें पानी डालो। तो frequent urination means body is trying to throw out something. Don't stuff your body with more things. कुछ तो गलत है उसमें, वो बाहर फेंकने की कोशिश करे, आप ऊपर से और डाल दो। तो वो ना करें। तो ट्वाइस अ डे मील, ट्वाइस अ डे, 2 बार करें भोजन, और हफ्ते में एक बार करें भोजन, है ना। शाम को एक बार भोजन कर लें, हफ्ते में एक बार ऐसा कर लो, फास्ट कर लो। तो आप देखेंगे कि ये चीज हैंडल हो जाएगी। बड़ा आसान है, आप भी समझदार हैं, आप उधर देख ही नहीं रहे। आप इसको दूसरे तरीके से, आप शरीर जो भी करता आप गलत मान लेते हो, आप कहते हो नहीं ये तो क्रिमिनल है जी। ऐसा थोड़ी, आप तो जी रहे हैं इसी की वजह से। तो सो व्हाट हैपन्स, कि मेटाबॉलिज्म को जैसे मैंने शुरुआत में बताया, वो अगर स्ट्रांग करेंगे, व्हाट विल हैपन, द मेटाबॉलिज्म एंड इम्यूनिटी होम्योस्टैसिस विल गेट स्टैब्लिश्ड। ये मैं कितने बार ही बोल रहा हूं, whenever you put something which is not your food, your immune system goes high. जो आपका भोजन नहीं है उसको तो आपका इम्यून सिस्टम ही हैंडल करेगा ना। जो आपका भोजन है उसको आपका मेटाबॉलिज्म हैंडल करेगा। मेटाबॉलिज्म पहली सीढ़ी उसकी लिवर है आपका। लिवर हमेशा ठंडा होने से ठीक होता है, गर्म होने से इन्फ्लेमेशन में आता है। तो जिनको भी लिवर की प्रॉब्लम है वो थोड़ा ठंडा करेंगे अपने शरीर को। कुंभक करने के बाद में, पूरा कुंभक क्रिया कर, पूरा प्रैक्टिस करने के बाद में शीतकारी करें, थोड़ा ठंडा करें, हाइड्रेट करें, पानी ज्यादा पिए, भोजन हमेशा ना खाएं, बार बार कुछ खाएं नहीं, है ना। ऊपर पांव और नीचे सर ऐसे स्लांट लेटेंगे तो शरीर ठंडा होता है। आधा घंटा ऐसे लेट जाओ, दर्द कम हो जाएगा शरीर का। जिनको कॉन्स्टिपेशन, ऐसे लेट जाओ, पांव ऊपर सिर नीचे, पांव के ऊपर 3 तकिया, कमर के नीचे 2 तकिया, सिर जो है नीचे, आधा घंटा लेट लो, तो आपके शरीर के ऑर्गन रिजुवनेट होने शुरू हो जाएंगे, लिवर रिकवर होना शुरू हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन आपका शरीर का ठीक होगा। कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके बॉडी में। कॉन्स्टिपेशन एक इंडिकेटर है। क्या कॉन्स्टिपेशन इंडिकेटर है कि अंदर कुछ ठीक नहीं? और अंदर पहले ठीक करना है। कॉन्स्टिपेशन तो आप कुछ खा के रिलीव कर दोगे, मगर अंदर का कौन ठीक करेगा? तो वो तो कुंभक ठीक करेगा। तो इसलिए धीरे धीरे जितना हो सके उतना करें। इम्यून, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसी वजह से होता है, बार बार इम्यूनिटी को ऊपर करने की वजह से। whenever you take a medicine or food which is not organic, genetically modified, hybrid, inorganic, processed, तो आपका इम्यून सिस्टम हाई होता है क्योंकि उसको खतरा लगता है। आपकी सांस भी जो आप ले रहे हो, द composition of the atmosphere or the air we have deviated, so that itself is a risk, जिसकी वजह से इम्यूनिटी तो जाना ऊपर होना ही है आपका। ये इम्यूनिटी भी ऊपर होती है। एंड देयर इज अ सेकंड थिंग व्हिच गोज अप, इट इज कॉल्ड एज एड्रिनल एक्टिविटी। एड्रिनल एक्टिविटी, किडनी के ऊपर 2
अलग दोनों किडनी के ऊपर ग्लैंड हैं, दोज आर एड्रिनल ग्लैंड, है ना। जब भी खतरा आता है दे बिकम एक्टिव। जब भी आपके शरीर को खतरा आता है, वेन एवर योर बॉडी फील्स रिस्क इट बिकम्स एक्टिव। सो क्या करेगा वो ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल और हार्ट का बीट ये बढ़ा देगा, सो दैट यू कैन रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रिस्क, ताकि आप बच सकें उस रिस्क। तो अगर आप बच नहीं, क्योंकि बचना भागना तो है ही नहीं, आपको कहां से भागेंगे भाई। यहां पे सांस खराब आ रही है तो आप भाग जाओगे, मगर हर जगह ही हवा वैसी है। तो क्या होता है, बार बार अगर खतरा हम शरीर में डालेंगे तो इम्यूनिटी बार बार ऊपर जाती है, इम्यूनिटी गोज हाई, बट यू कैंट लिव विथ हाई इम्यूनिटी। यू वांट फूड, यू वांट न्यूट्रिशन। काम करने के लिए तो भोजन चाहिए ना, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, भजन भी नहीं होता भूखे। सो इम्यूनिटी अगर हमेशा ही हाई रहेगी तो मेटाबॉलिज्म तो नीचे रहेगा, तो शरीर मेटाबॉलिज्म को ऊपर करना चाहेगा, फिर इम्यूनिटी ऊपर चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। खतरा बढ़ा दिया आपने। और मेटाबॉलिक वीकनेस डिसऑर्डर, सारी बीमारियां मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायबिटीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, थायराइड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है, कैंसर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अस्थमा एलर्जी आप देखें तो इट्स रिलेटेड टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ आर्थराइटिस और योर रूमेटॉइड हैज अ रूट इन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये क्यों हो रहा है, बार बार नीचे क्यों हो रहा है? क्योंकि हम रिस्क ज्यादा बढ़ा रहे हैं। नाउ दिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैज वन मोर कंपोनेंट। आपका शरीर डिजाइन ऐसे हुआ है, योर बॉडी इज डिजाइन इन सच अ मैनर दैट यू पुट समथिंग फ्रॉम आउटसाइड विच इज नॉट कंड्यूसिव टू योर बॉडी। कुछ बाहर से डालेंगे विच इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी, अच्छा नहीं है आपके शरीर के लिए। तो उसको झेलने के लिए, टू बेयर दैट, योर बॉडी रिलीजेस समथिंग कॉल्ड एज हिस्टामीन। आपके शरीर में एक चीज निकलती है, कहते हैं हिस्टामीन। और आप बार बार कोई गलत चीज डालेंगे तो बार बार हिस्टामीन निकलेगा और आपको क्या हो जाएगा, व्हाट विल यू गेट इनटू? हिस्टामीन इंटॉलरेंस। ऑल काइंड्स ऑफ एलर्जी आर ड्यू टू हिस्टामीन इंटॉलरेंस। तो आजकल देखो लोगों को गेहूं से एलर्जी है, दूध से एलर्जी है, हर चीज से एलर्जी हो रही है। एंड यू डोंट नो, यू आर नॉट टैग्ड एलर्जिक। आप लोगों में से कई लोग हैं जो कह रहे हैं अरे मुझे बड़ी ब्लोटिंग होती है, गैस बन रही है ना? क्वेश्चन भी है ना सर, बहुत गैस बन रही है। लोअर बैक पेन इज ड्यू टू गैस फॉर मेनी पीपल। एडिमा तो कुंभक से ही नहीं जाएगा ना। एडिमा तो मैंने शुरुआत में, इफ देयर इज अ सूजन है तो किस तरीके का सूजन? Deposition of anything within the body, if you do pressure internal, if you apply internal pressure, either it will clear out or it will not become a problem. तो हिस्टामिन, ऐसा क्वेश्चन भी था ना कि भाई ब्लोटिंग हो रही है बहुत ज्यादा, हाँ, और गैस बन रही है, गैस निकलती है। So what? Yes, chest very heavy, bloating and gas. Abhishek Chauhan. So क्यों हो रहा है? Why? One of the reason is histamine intolerance. आपका शरीर झेल नहीं पा रहा, तो क्या करेंगे फिर? एक तो पहले कुंभक करेंगे क्योंकि इसी से टॉलरेंस बढ़ेगा, झेलने की क्षमता बढ़ेगी। दूसरा क्या करेंगे, गैस कहीं भी अटकी है और जोर लगाएंगे तो गैस फिसलेगी ना, जहां जगह मिलेगी वहां जगह जाके निकलेगी बाहर। बहुत लोग कुंभक करने के बाद में उन लोगों को एक्सपीरियंस होगा, मेनी पीपल वुड एक्सपीरियंस दिस आफ्टर डूइंग कुंभक, देयर इज लॉट ऑफ गैस और बर्पिंग और आउटफ्लो ऑफ गैस फ्रॉम द बॉडी। शरीर से निकलता है ना गैस,
डकारें आती है, गैस निकलता है कहीं ना कहीं, ऊपर से नीचे से कैसे भी निकल रहा। सो हिस्टामिन इंटॉलरेंस बहुत लोगों को है इस वक्त में, मेनी पीपल डोंट नो इट, बहुत लोग जानते नहीं है इस बात को, बट दे फील कि व्हेन दे ईट सम फूड दे दे स्टमक बिकम्स टाइट, या उनका पेट टाइट रहता, लॉट ऑफ गैस बिल्ड्स अप एंड डाइजेशन डजंट हैपन प्रॉपरली। तो आपको हिस्टामिन इंटॉलरेंस है ही। क्या करेंगे? पहली चीज कुंभक करना बहुत जरूरी है, इंटॉलरेंस बढ़ाना है, और गैस को बाहर निकालना अच्छी बात है, बाहर निकलता है अच्छी बात है, उसको अंदर अटका के नहीं रखना। कुंभक करेंगे तो निकलेगा, दैट इज गुड, बट इट विल टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू क्लियर आउट एवरीथिंग। सो दैट इज व्हाई आई सेड यू विल हैव टू टेक अ लॉन्गिस्ट टारगेट, आपको टारगेट लेना पड़ेगा। नाउ द सेकेंड थिंग यू कैन डू इज इनकॉर्पोरेट प्रोबायोटिक्स इन योर डाइट। आप क्या लेना चाहिए? प्रोबायोटिक्स आपको थोड़ा लेना चाहिए। ये प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? थोड़ा भी कोई चीज फर्मेंट हो जाएगी ना, उसमें प्रोबायोटिक आ जाता है। सो इफ यू सी मेनी प्लेसेस दे हैव अ शेड्यूल, इन फैक्ट at in certain season they eat fermented stuff। गर्मी के टाइम पे ना ये प्रोबायोटिक ज्यादा जरूरी पड़ती है, खास करके बारिश हो गई, बारिश के टाइम की गर्मी जो होती है, गर्मी के बाद बारिश हुई तो उस टाइम पे बहुत गैस बनेगी, पेन बढ़ जाता है बॉडी में, क्योंकि बंद हो जाता, पूरा एटमॉस्फेयर बंद हो जाता है, तो एक्टिविटी करने में तकलीफ आती है। ऐसे में प्रोबायोटिक की जरूरत पड़ती है, इसलिए हल्का भोजन। सो हल्का बना कैसे बना देते हैं? साउथ इंडिया में फर्मेंट करते हैं ना, डोसा इडली का बैटर होता है, उसको एक दिन छोड़ देते हैं। अचार प्रोबायोटिक्स है, कंजी प्रोबायोटिक है। नॉर्थ इंडिया में वेर एवर देर इज द राइस ईटिंग बेल्ट ना, नॉर्थ इंडिया का जो दे फर्मेंट राइस, दे कीप राइस इन वाटर फॉर अ डे 24 आवर्स और 2 days समटाइम्स। बंगाल में पांटा भात बोलते हैं, ओडिशा में पुखाल बोलते हैं, तो ये बड़ा खाया जाता है। सो हाउ टू मेक समथिंग लाइट, हल्का कैसे बना दें उसको, और थोड़ा सा उसको उसमें अगर प्रोबायोटिक हम के साथ में खाएंगे, अचार इज ऑल्सो प्रोबायोटिक है ना। प्रोबायोटिक आजकल तो बहुत मिलता है ना, टैबलेट्स मिलती हैं, प्रोबायोटिक टैबलेट्स, और सिराशियोपेप्टिडाइड जैसे आजकल फिर भी देने लगे, एंटीबायोटिक के साथ में हमेशा वो दे देंगे सिराशियोपेप्टिडाइड या कोई प्रोबायोटिक ऐड कर देंगे। सो प्रोबायोटिक अपने लाइफ में लेके आए, और भी थोड़ा आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं कि प्रोबायोटिक, देखिए एचबी एंड प्लेटलेट अगर किसी का कम है, रीजन क्या है मैं बता चुका हूं, मेटाबॉलिज्म डाउन है, इम्यूनिटी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है मगर जा नहीं पा रही, वो भी नहीं जा पा रही बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। तो प्लेटलेट क्या दिखा रहे हैं? प्लेटलेट क्या दिखा रहे हैं? इम्यूनिटी दिखा रहा है ना। एचबी क्या दिखा रहा है? एक्चुअली मेटाबॉलिज्म दिखा रहा है। खून कैसे बनेगा? जब आपका भोजन प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा तो खून बनेगा ना। तो एचबी इज मेटाबॉलिज्म एंड प्लेटलेट इज इम्यूनिटी। अब इतना वीक हो गया है बॉडी कि एचबी भी नहीं बना रहा और प्लेटलेट भी नहीं बना पा रहा। ऐसे लोगों को के लिए तो कुंभक एक रामबाण है, रामबाण, उनके लिए तो कंपलसरी बनाना चाहिए। एसिड रिफ्लक्स, एज आई सेड, reflux means coming out, coming up, so one directional, unidirectional flow is not happening. माइंड और ब्रेन के बारे में बता चुका हूं। कैन यू डू मर्म विन्यास, स्पॉन्डोलोथीसिस? व्हाई नॉट, यू कैन ऑलवेज डू मर्म विन्यास। if at a particular point you feel pain, आपको प्रेस नहीं करना, वहां पे मूवमेंट नहीं, हाथ से मूवमेंट नहीं करना, दैट्स इट। मर्म विन्यास का पीछे एक पार्ट है,
which is your kumbhak. Without movement you can do kumbhak, na? So kumbhak will actually help your spondylolisthesis. So if there is a pain and you can't move your hand at that region, don't move your hand, but just do the breath kumbhak. Autoimmune disorder ठीक हो जाएगा बिल्कुल. You just have to handle your kumbhak properly. You do your kumbhak in such a manner that you enjoy it. The day you enjoy your kumbhak, your autoimmune disorder will go. You can do all the practices in the evening, no problem. So we have always said this, and we have given this, we say in the program also, that whatever your comfortability, you can distribute your 3 modules also. If you have time, you can distribute 3 modules in 3 different times or 2 different times, or at one go, either in the evening or in the morning. जब आपको टाइम मिले, बस इतना ध्यान रखना है कि यू शुड बी अ लिटिल लाइट इन स्टमक, है ना? 3 घंटे कम से कम भोजन के बाद में आप करें. मेरी क्वालिफिकेशन, स्वामी का क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं होता. स्वामी इज अनपढ़. स्वामी का क्या क्वालिफिकेशन हो? लोगों का क्वालिफिकेशन होता. when somebody becomes Swami, then he is not even alive. उसका डोर किसी और ने ले लिया. So I am a puppet of my guru. So what is my qualification? This is the only qualification. I am a puppet of my guru. मैं अपने गुरु का पपेट हूं, बस इतना ही क्वालिफिकेशन है मेरा. And whatever I am talking from there only. क्वालिफाइड बंदे देखो, दुनिया को बीमार नहीं कर दिया क्वालिफाइड बंदों ने. जितने पढ़े लिखे उतने ज्यादा विजडम खत्म हो जाती है. ये क्वालिफाइड बंदों की वजह से तो इतनी बीमारी बढ़ गई. अगर इतने क्वालिफाइड नहीं होते तो फिर पहले तो थी नहीं इतनी बीमारी. बताओ 200 साल पहले था क्या? सो क्वालिफिकेशन इज जस्ट, जिसको आप कहते हैं कोलोनाइजेशन, इट्स अ पार्ट ऑफ कोलोनाइजेशन. यू विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस थिंग. अब तो आजाद तो हो जाओ. कब तक गुलाम रहेंगे? ये क्वालिफिकेशन जो है ना, ये आपको गुलाम बनाने का तरीका है. हमारे देश में जब अंग्रेज आए थे, डू यू नो, मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज क्वालिफाइड. जब अंग्रेज गए तो 5% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज क्वालिफाइड. You think school education makes you qualified? Just give any work to 12th pass student, he'll not be able to do any damn thing for his survival. किसी काम का नहीं होता है ग्रेजुएट बंदा. वो कंपनी में जाता है तो कंपनी उसको सिखाती है ये काम करना, ऐसे करना, ट्रेनिंग देती है. सो एजुकेशन इज नॉट क्वालिफिकेशन, अगर आप ऐसा समझ रहे हैं. बाकी हाँ, एजुकेशन मैंने भी गलती से किया है, उसका क्या वैल्यू है? बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रेलेवेंट टू दैट काइंड ऑफ एजुकेशन दैट आई गॉट. वैसे मैं बता दें, आपने पूछा है, देखिए मेरा स्वामी की गद्दी पे बैठ के मजबूरी ये होती है कि आई हैव टू डू वॉट एवर यू से. आई एम योर स्लेव ऑल्सो. एक स्वामी की गद्दी पे बैठने का मतलब, फॉर मी आपका आदेश सर्वोपरि है. तो मैंने एमएससी किया हुआ है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में. एमएससी इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. उसका कोई काम नहीं है. जो ओनली क्वालिफिकेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव इज आई एम अ पपेट ऑफ माय गुरु. Whatever is happening in my life, it's not my thing. It's happening from there. जो भी ये मॉड्यूल बना के आपको दिया जा रहा है, इट्स हैपनिंग फ्रॉम समवेयर एल्स. स्ट्रेंथनिंग नर्व्स, यस, नर्व अगर आपका वीक हो गया है तो आप समझिए कि कुंभक से ही नर्व स्ट्रांग होंगे, और कोई तरीका नहीं. मगर प्रॉब्लम
दोबारा से, ओवर एंथुजियास्टिक अपनी प्रैक्टिसेस में होना भी ठीक नहीं है। तो बहुत जबरदस्ती करना भी बॉडी के साथ में ठीक नहीं है। यू हैव टू हैंडल इट विथ ना, जुगत लगा के हैंडल करना, ओनली देन यू विल सी। बट यस, if you have nerve weakness, you do kumbhak, after a certain period of time you'll see lot of improvement will happen. आपको नर्व डैमेज से कुछ भी आगे तकलीफ होगी ऐसा नहीं होगा, ये तो 100% गारंटीड है। सो आपकी लाइफ इंडिपेंडेंट रहेगी, सब कुछ कर पाएंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर अगर हो भी रहा है, आपको टिंगलिंग हो रही है, कभी हो गया फिर ठीक हो गया, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट डू कुंभक, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। कोई आपकी लाइफ में रुकावट किसी भी तरीके का नहीं बन सकता। आप डिपेंडेंट भी नहीं रहेंगे कभी किसी के ऊपर, इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, ये 100% गारंटीड है। कभी कभी क्या होता है कि डैमेज ना एक लेवल से ज्यादा हो जाता है और एज भी हो गई किसी की, तो वहां पे रिकवरी होना ना लंबा टाइम लेगा। तो मैं कहूंगा रिकवरी होगा, मगर आप क्या 50 साल की एज में आप 30 साल सोचोगे 30 साल बाद रिकवरी देखेंगे, अरे उस समय तो इंसान ही नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मगर आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये और ये समझिए, और छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम बीच में आती भी है वो अपने आप ही हैंडल हो जाएगी, इतना 100% गारंटी, और उसकी वजह से कोई और प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर लाइफ मतलब थोड़े यंगस्टर्स हैं तो बिल्कुल ही 100% रिकवर हो जाएगा, 100% रिकवर हो जाएगा। Body gets swelled up. Yes, this is something many people are facing. बॉडी में सूजन जो है ना, क्योंकि रुकावट, व्हाट इज स्वेलिंग? नॉन मूवमेंट, इजंट इट? कोई चीज मूव नहीं कर पा रही, समथिंग इज नॉट एबल टू मूव फ्रॉम दैट एरिया, उस एरिया से कोई चीज मूव नहीं कर पा रही, यही तो है ना। आप कुंभक करो, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। यू मस्ट डू इट, बट डू इट जेंटली, यूल सी आफ्टर सम टाइम दिस स्वेलिंग वेलिंग सब खत्म हो जाता है। फाइब्रॉइड, यूल गेट हेल्प इन फाइब्रॉइड, बट इफ यू भावना, इफ यू आर प्लानिंग, क्या कंसेप्शन को लेके बोल रहे हैं फाइब्रॉइड है कहां पे? यूट्रस में फाइब्रॉइड या फिर फेलोपियन ट्यूब या कहां पे? अगर आई से अगर फाइब्रॉइड कहीं पे है, इट इज नॉट एन इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, तो आप उसको सोचो भी मत, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, बिकॉज फाइब्रॉइड्स आर अ कॉमन थिंग, ओनली इफ इट इज गिविंग अ प्रॉब्लम देन इट इज अ प्रॉब्लम। तो बहुत फाइब्रॉइड तो डिसॉल्व हो जाएगा, अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगा। बट इफ समबडी इज प्लानिंग फॉर कंसेप्शन, अगर गर्भ धारण करने का सोच रहे हैं, अगर बेबी के बारे में सोच रहे हैं, तो you do this practice for 6 months and then you do something called as Garbhadhana program. अगर कंसेप्शन का सोच रहे हैं तो, बिकॉज दैट इज डिजाइंड टुवर्ड्स कंसेप्शन ओनली। बिना फूड के नहीं, अभिषेक चौहान, भोजन अगर आपको खाने का मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब शरीर बीमार है कि नहीं? एक स्टोरी सुनाता हूं मैं। नर्व कंप्रेशन, पेन एंड नमनेस, अलाइन कर दो बॉडी को, मर्म विन्यास करेंगे ना तो वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाए। अब इसीलिए मैं हिस्टामिन आपको सारा समझा चुका हूं। अच्छा, मैं एक स्टोरी सुनाता हूं आपको, उससे आप थोड़ा अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। सो द स्टोरी सेज कि ये तेनाली रामन राजा कृष्णदेव राय सुना होगा।
राजा कृष्णदेव राय और उसके राज्य सभा में तेनाली रामन करके एक बहुत बुद्धिमान इंसान था। तो whenever the king would have a problem which is almost like nobody is able to solve that, so ultimately he'll get to Tenali Raman and he'll give him some kind of a very stern, कहते हैं ना राजा काम कैसे करवाता है, दंड का एक वो बना देता है कि भाई तुम नहीं कर पाओगे तो देखो तुमको दंड मिलेगा, तो प्रेशर आ जाता है, फिर काम करना पड़ता है। सो he was not feeling hungry for many days, बहुत दिनों से ना भूख नहीं लग रही थी। So he said, get me something that I can eat, कुछ ऐसा लाओ जो मैं खा सकूं। तो बहुत जगह से लोग आए, they made lot of different kinds of dishes, but उसका मन ही नहीं करेगा कि नो आई एम नॉट, आई डोंट वांट दिस, या थोड़ा खा के ऐसा लगे कि नहीं नहीं मेरा इच्छा नहीं है। सो ऐसा एक आध महीने तक उसने खूब किया, बहुत अलग अलग जगह से लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेसिपीज एंड डिशेस वर सर्व टू हिम एंड ही सेड ही वाज नॉट इंटरेस्टेड। सो ही स्टार्टेड बिकमिंग फ्रस्ट्रेटेड, बहुत तकलीफ में आने लग गया वो, क्योंकि जिसने भोजन को खूब एंजॉय किया है किसी समय लाइफ में, उसका भूख ही बंद हो जाए तो उसकी लाइफ ही खत्म हो जाती है। तो ही स्टार्टेड बिकमिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड, बहुत तकलीफ में आने लग गया। और एक बार बड़ा झुंझुला के ही कॉल्ड ऑन तेनाली रामन, उसको बोला देखो यू सॉल्व दिस, आप इसको सॉल्व करो, नहीं तो देखो या तो मैं ही मर जाऊंगा, और अगर मैं ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ तो मैं आपको ऐसा दंड दूंगा, मैं भी दंड दूंगा, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान है, मुझे आप पे ही उम्मीद है सारा। हाँ, मे बी एवरीबडी विल नॉट बी एबल टू गेट आंसर। तो अगली बार पूछ लेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है कि नहीं? यू कैन आस्क क्वेश्चन ना, एवरी डे यू कैन आस्क क्वेश्चन। तो इतना भी ज्यादा इम्पेशेंट नहीं होना। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है अनिल मेहता का, आई डोंट नो, आई हैव टेकन योर नेम बट ओके, बाद में उसको फिर जवाब देंगे। सो जब वो बहुत इंपेशेंट हो रहा था, तेनालीरामन को बोला, तो तेनालीरामन ने सोचा कि अरे इसको मैं कैसे भूख लगाऊंगा, या इसको क्या खिला सकते हैं, कुछ खा ही नहीं रहा, तो इसमें क्या करें। तो उसने सजेशन दिया कि आप वैद्य को दिखाओ। कहता वैद्य कुछ काम नहीं कर पा रहा, उन्होंने भी उनकी चीज भी काम नहीं कर रहा। तो तेनालीरामन परेशान, ही वेंट बैक होम एंड ही वाज वरीड कि क्या करें। सो ही हैड अ डॉटर, छोटी सी बच्ची थी उसकी, बहुत छोटी नहीं, मतलब ठीक ठाक थी। तो उसने देखा, फर्स्ट टाइम ही सॉ हर फादर इन अ डिप्रेस्ड मूड। शी आस्क्ड कि क्या, आप क्यों परेशान? तो he said कि द किंग इज नॉट फीलिंग लाइक ईटिंग एनीथिंग, वो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ खाए वो। तो वो कह रहा है मुझे बताओ, मुझे इसका सोल्यूशन दो। तो उस लड़की ने कहा अरे उसको थोड़ा भूख लगवाओ ना, उसको भूख लगवाओ किसी तरीके से। कहता कैसे लगवाऊं? कहता वो घर में बैठा रहता है इसीलिए तो भूख नहीं लग रही इसको, है ना, वो राजमहल में बैठा रहता है, उसको भूख नहीं लग रही है, उसको निकालो वहां से, काम करवाओ उससे कुछ। एंड सडनली तेनालीराम थॉट, ओ बिल्कुल सही कह रही है। सो नेक्स्ट डे ही वेंट, ही सेड कि अच्छा आपको कुछ खाना है तो मैं आपको कुछ खिलाऊंगा, आई विल मेक यू ईट समथिंग, बट देन यू हैव टू गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग एंड विल हैव टू गो विथ मी। 4 बजे आपको उठना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा। देन राजा सेड वो कहां पे जाना पड़ेगा? सर डोंट आस्क दैट, आई विल टेक यू समवेयर बट यू विल हैव टू कम विथ मी, मेरे साथ में आना पड़ेगा। तो सुबह सुबह 4 बजे दोनों तैयार होकर घोड़े पे चल दिए। आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस
तेनालीरामन सेड कि अच्छा घोड़े को यहीं बांध देते हैं एंड वी हैव टू गो ऑन बाय वॉक, पैदल चलना पड़ेगा। तो राजा सेड कि क्यों बेकार में परेशान कर रहे हो, पैदल चला रहे हो, घोड़े पे ही चल लेते हैं। सर नहीं नहीं नहीं, पैदल चलना पड़ेगा। So he made the king walk for almost 5 kilometers and there was a river, small river. वहां पे पहुंच गए और 5 किलोमीटर चलाने के बाद में बोला कि चलो नहाते हैं, अब क्या नदी आ गई है, चलो नहाते हैं, लेट्स गेट इनटू द रिवर। दोनों खूब देर तक नहाए, बड़े मजे किए, और क्योंकि वो राजा बहुत दिनों से बाहर भी नहीं आया था, उसको मजा भी आया, बड़ा अच्छा लगा। He started feeling good। और उसके बाद नहाने के बाद में थोड़ी देर चलने लग गए, फिर कहते लेट्स गो बैक। देन थोड़ी दूर चले होंगे, राजा सेड अरे मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। सो तेनालीरामन सेड थोड़ा और चलते हैं, लेट्स वॉक अ लिटिल बिट, फिर आपको खिलाता हूं मैं कुछ। तो थोड़ी देर चलने में फिर राजा कहता है आई एम हंग्री। तो देयर वाज शुगर केन फील्ड ना, वो पूरा का पूरा एरिया जो था वो गन्ने की खेती थी, और वहां पे गन्ने का गुड़ बनाया जा रहा था। तो लोकल्स बनाते हैं ना, बड़े कढ़ाई पे लेके गन्ने का रस निकाल के उसको गुड़ बना रहे थे। तो फ्रेश फ्रेश जो बना गुड़ है ना, उसने ऐसा गोला, ऐसा लड्डू सा लिया और राजा के हाथ में पकड़ाया, बोला खाओ। वो नरम गरम गरम गुड़ राजा ने खाया, कहता ये तो सबसे बड़ी मिठाई है, दुनिया की सबसे अच्छी मिठाई है, ये क्या है? कहता राजा कुछ भी नहीं है, गुड़ है, तुमने पता नहीं कितने बार खाया होगा, पर ये ताजा गुड़ है, तुम्हें ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, एक बात है। कहता लेकिन ये इतना अच्छा क्यों लग रहा है? तेनालीरामन कहता है राजा तेरे को भूख लग गई है, उसी की वजह से ये अच्छा लग रहा है। अगर आपके जीवन में भूख नहीं लग रही तो इसका मतलब आपके जीवन में मकसद नहीं है कोई। You don't have a purpose in your life. What is the use of a life which doesn't have a purpose? तो ये जरूर रखिए बिना पर्पस के लाइफ तो बेकार लाइफ है ना, एज गुड एज डेड। तो आपको सुबह क्यों उठना है मालूम होना चाहिए ना, कोई ऐसा एंथुजियाज्म आपके जीवन में होना चाहिए। यू शुड हैव समथिंग एंथुजियास्टिक इन योर लाइफ सो दैट यू गेट अप इन द मॉर्निंग। उस दिन में कुछ ऐसा करने का एंथुजियाज्म होना चाहिए ताकि आप बिस्तर से उठ सकें, आपको आसानी हो जाएगी बिस्तर से निकलने में। So use your body a lot, use your mind a lot, use your time a lot, and you'll see your hunger will come back. ठीक है ना? तो the hunger quotient is dependent upon the purpose of your life. अगर आप अपने को खुश नहीं कर सकते हैं तो आप खुश करने के लिए क्या करेंगे अपने आप? If you are not able to make yourself happy or keep yourself happy, then what will you do to keep yourself happy? You will do anything to keep yourself happy, or at least to create some kind of happiness within you. Aren't you doing it? क्या आप नहीं कर रहे हैं? कोई सीरियल देख के, यूट्यूब में कुछ देख के, कुछ चॉकलेट खा के, चाउमीन खा के, और व्हाट अल्कोहल लेके, सिगरेट पी के। जब आप अपने अंदर एक हैप्पी सिचुएशन नहीं रख पा रहे हैं विथ योर ओन एफर्ट,
you will depend upon something to create that a little comfort within you, a little happy situation within you. अगर आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे अपने आप को, तो सिगरेट पिएंगे, ड्रिंक करेंगे, अल्कोहल लेंगे या कुछ और लेंगे ताकि आपका शरीर ढीला हो जाए. What happens when you smoke or eat some zarda, gutka, whatever, or take alcohol or whatever, beer, drug, गांजा, जॉइंट, कुछ भी बोल लो. तो आपके अब आई एम कमिंग टू द रियल पॉइंट. यू हैव टू स्ट्रेंथ विद इन योर बॉडी. आपके शरीर में 2 स्ट्रेंथ है, 3 है, बल्कि 2 में आसानी होगी समझाने के लिए, 2 में समझा रहा हूं. इट इज एक्चुअली 3. So to create, to integrate yourself towards a work or purpose, कोई काम कर रहे हैं, सपोज कोई कीजिए कि आप किचन में कुछ बना रहे हैं. So there is a plan going behind and you are using your body to make that particular dish. So you are integrating your whole system towards making something. जब कोई पढ़ रहा है या कोई काम कर रहा है, तो वो अपने पूरे शरीर को, माइंड को इंटीग्रेट करता है उस काम को करने की तरफ में, वो इकट्ठा करता है. तो इंटीग्रेटिंग स्ट्रेंथ है आपके शरीर में. दूसरा, यू हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ ड्रॉपिंग द ग्रिप. जब इंटीग्रेट करते हैं तो आप ग्रिप बनाते हैं अपने पूरे सिस्टम पे. और दूसरा स्ट्रेंथ है उसको छोड़ना, ड्रॉपिंग द ग्रिप. और एक इसका बैलेंस बनता है, होम्योस्टैसिस. कब पकड़ना है, कब ड्रॉप करना. सपोज योर फोकस बिकम्स टू मच, the grip on the system becomes too much while doing a work and you are not able to drop it. Then you smoke or take a tequila shot. What happens? Suddenly it gets dropped and you feel relaxed. तो आपको कितना भी बोलें, अरे सिगरेट से कैंसर होता है, सिगरेट के पैकेट पे कैंसर बना दिया है, अल्कोहल जो है लिवर खराब कर देगा, हार्ट अटैक करवा देगा, पता नहीं क्या क्या करवा देगा, मगर आपको मालूम है कि भैया इसी से तो मुझे अच्छा लगता है भाई. तो आप हाँ 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 बोल के भी आपको मालूम है, आपके लाइफ का एक्सपीरियंस है, दिस इज हेल्पिंग मी. तो आप कैसे छोड़ेंगे? जो चीज आपको हेल्प कर रही हो कैसे छोड़ोगे? आपका शरीर क्रेव करने लग जाएगा, मजबूर कर देगा आपको, 10 बहाने बना लेंगे. है कि नहीं? मुल्ला नसरुद्दीन ऐसा ही एक बेवड़ा था. Every day he has to have his alcohol and he would go somewhere. एक ऐसे शराबी का जमावड़ा होता है ना सारे भाई, संगत का असर तो होता ही ना. जैसी संगत होगी वैसे लोग आ जाएंगे. शराब चाहिए तो शराबी इकट्ठे हो जाएंगे. तो ही वुड ड्रिंक एट अ प्लेस. तो उसकी वाइफ बड़ी परेशान हो गई. उसने कहा नो, पैसा ही नहीं देना. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, ये ओशो वाला ही जोक है. एक्चुअली ये जोक मुल्ला नसरुद्दीन का पर्शियन जोक है. ओशो ने इसको बड़े सुंदर से बोला है. तो अब पैसा ही नहीं मिलेगा तो कैसे पीना है? तब मुल्ला नसरुद्दीन बाहर खड़ा हुआ है, पब के बाहर खड़ा हुआ, अंदर नहीं जा रहा. क्यों? पैसे नहीं है.
लेकिन पीना तो है, तो क्या करेंगे? तो बाहर उसको एक दोस्त मिल गया, तो उससे कुछ बातचीत किया और अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद में वो जो बार टेंडर है उससे कहता है कि एक शर्त लगा मुझसे। कहता कौन सी शर्त? व्हाट शर्त? कहता मैं अपने एक आंख, राइट आई के पलक को ना अपने दांत से काट लूंगा। तो बारटेंडर कहता है क्या बोल रहा है, पागल है क्या? कहता शर्त लगा भाई, एक एक बोतल की। अपने राइट आई के पलक को अपने दांत से काट लूंगा। कहता ये तो इम्पॉसिबल है। कहता लगा फिर शर्त। कहता लगाई शर्त, एक बोतल पूरी की पूरी। तो मुल्ला नसरुद्दीन के दांत नकली थे, दांत निकाले उसने और काट लिया। ठीक है। वो बहुत चक्का रह गया, कहता ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ऐसा तो सोचा ही नहीं मैंने। कहता चल यार, ये तो मैंने सोचा नहीं था, चल कोई बात नहीं, ले एक बोतल। मुल्ला कहता नहीं नहीं ऐसे नहीं है, मैं तू मेरा दोस्त है, तेरे को दूसरा चांस दे रहा हूं, तेरे को दूसरी चांस दे रहा हूं। इस बार मैं पूरी की पूरी आंख को ही काट लूंगा, लेफ्ट वाली नहीं, सॉरी लेफ्ट वाली आंख में। वो तो दांत तो नकली है, वो तो उसको पता चल गया। तो कहता है कि मैं अभी क्या करना है मुझे, कि मैं बिना दांत निकाले अपनी लेफ्ट आई को काट लूंगा। कहता दांत तेरे वही रहेंगे ना? कहता हाँ वही रहेंगे। कहता इस बार लेकिन 2 बोतल की शर्त है। कहता ठीक है, ये तो तू नहीं कर सकता। 2 बोतल की शर्त लगाई, उसकी नाक नकली थी, वो आंख नकली थी, वो आंख निकाला उसने, काट लिया, वापस डाल दिया। कहता तेरी आंख, ये आंख नकली है क्या? कहता हाँ नकली है। तो कहता तूने तो फिर मेरे को हरा दिया, तूने तो फिर मेरे को हरा दिया। कहता एक और चांस देता हूं तुझे जीतने का, एक और चांस देता हूं तुझे जीतने का। कहता अब तू मुझे, मतलब तेरे पे भरोसा नहीं कर सकता, मतलब तेरा क्या क्या नकली है पता नहीं। कहता नहीं इसमें कोई नकली वाली बात नहीं है। तो कहता है कि मैं ये ग्लास का पानी फेंकूंगा और बहुत दूर एक दूसरी छोटी ग्लास थी उसको भर दूंगा और एक बूंद भी नहीं गिरेगी बाहर। कहता है तो गंदा पानी है, वो जो पानी रखा हुआ था, कहता ये तो गंदा पानी है। कहता हाँ हाँ गंदा पानी फेंकूंगा, मगर उस ग्लास को भर दूंगा पूरा का पूरा, एक बूंद भी नहीं छलकेगी। कहता मुल्ला ये तो तू नहीं कर सकता किसी भी हालत में, इसमें तो कुछ नकली असली का सवाल ही नहीं। कहता इस बार लेकिन भाई 5 बोतल की शर्त रखूंगा। बारटेंडर कहता हाँ ठीक है। अब मुल्ला वो गंदा ग्लास पानी, गंदा पानी था, फेंका बाहर, पानी गिर गया, मुल्ला हार गया, मुल्ला हार गया, बारटेंडर जीत गया। बारटेंडर खुश होने लग गया, कहता ला मेरे पैसे। कहता साफ तो कर पहले जाके, गंदा पानी गिरा हुआ, तेरे ग्राहक आएंगे। कहता हाँ 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 साफ करना। बाहर गया, बाहर जो दोस्त मिला था उससे 10,000 रुपए लिए, आया, कहता है ले 5 बोतल के 5,000 तेरे, 5,000 अपनी जेब में रख लिए। कहता ये क्या हुआ? कहता वो बाहर वाले बंदे से ना मैंने शर्त लगाई थी कि तू मुझे 3 बोतल फ्री में देगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं पानी फेंकूंगा तेरे एरिया में तो उसको साफ भी करेगा, और 10,000 की शर्त लगाई थी उससे। और देख तूने मुझे 3 बोतल दिए भी थे फ्री में, मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, और मैंने पानी फेंका, उस पानी को भी साफ कर रहा तू। 5 बोतल मैं हार गया, कोई बात नहीं, 10,000 रुपए जीते उससे मैंने,
3 बोतल मेरे जीते हुए हैं, 5,000 रुपए ले 5 बोतल के, 3 बोतल 5,000 मेरे। तो बिना पैसे के देखो कितना लबालब शराब पी उसने। कहने का मतलब, इतनी लंबी कहानी सुनाने का मतलब, आप किसी हद तक भी जा सकते हैं अगर आपके अंदर एक किसी ना किसी तरीके का अंदर से एडिक्शन है, तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं उसको पूरा करने के लिए। अब सवाल यह है कि इसको छोड़ कैसे सकता है। तो आपको वो चीज दे क्या रही है? एक रिलैक्सेशन ही तो दे रही है ना, जो आप खुद नहीं कर पा रहे, यही दे रही है ना। रिलैक्स करने का स्ट्रेंथ कम हो गया आपके अंदर। एक चीज, जो भी एडिक्शन से ग्रसित है उसको मैं बता रहा हूं, आप कुंभक करेंगे ना, आपकी इच्छा कम हो जाएगी। लेकिन एडिक्शन का दूसरा पार्ट ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी इच्छा, जब आपका कंट्रोल जब आ जाएगा कि मैं जब चाहूं अपने आप को इकट्ठा कर सकता हूं और छोड़ सकता हूं, तो आपको छोड़ने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर जो इतने सालों तक आपके शरीर ने एक एक्सपीरियंस क्रिएट किया है ना अपने अंदर, उस ड्रिंक को लेने के बाद का, उसके लिए एक केवल कमिटमेंट आपके लाइफ में अगर आप कर लेंगे कि मुझे आज से नहीं छूना, तो ये वैसे ही छूट जाएगी जैसे कि आप कपड़े उतारते हैं। बहुत लोगों के अंदर ये स्ट्रेंथ आ जाता है कुंभक करने के बाद में, मगर अब उनके पास पता है क्या बहाना होता है? भाई अब तो हमारे को नुकसान नहीं कर रहा है इतना, तो हम पी सकते हैं। अब तो हम छोड़ भी देते हैं, पी भी लेते हैं। मगर वो छोड़ भी देते हैं, पी भी लेते हैं, में पीना ज्यादा होता है, छोड़ना कम होता है। तो तो ये भी एक चीज है जो कि साइकोलॉजिकल इन नेचर है। जिस दिन आपने सोच लिया, देखो अभी नहीं छोड़ सकते, लेकिन कुंभक करने के बाद में आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको लगेगा मुझे जरूरत नहीं, आप उस दिन चाहें तो छोड़ पाएंगे, आसानी से छोड़ पाएंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। वरना बहुत लंबे समय तक जिसने सिगरेट पिया है, अगर उसकी सिगरेट झट से छुड़वा दो ना, तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। ऐसा ना करें, कुंभक करें, पहले अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को वापस लेके आए, एबिलिटीज को वापस लेके आए। उसके बाद में अगर आप झटके से छोड़ देते, एक दिन कमिट कर दिया आपने, आसानी से छोड़ देंगे, जैसे कपड़े उतारते हैं वैसे ही छोड़ देंगे। बस उस तरफ ध्यान मत ले जाना, लाइफ में पर्पस रखो ना। अगर आपके जीवन का पर्पस होगा तो ये सब चीजें आपके लिए ना रुकावट बन जाएंगी। तब तो आपको लगेगा कि ये मुझे कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है। एटी फोर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बॉडी, नहीं उपनिषद में ये नहीं लिखा हुआ, इसका मेंशन मिल जाता है वेदों में, बट नॉट थ्रू कुंभक। कुंभक एक्चुअली एक ऐसा एरिया है विच इज मोर सटल इन नेचर। ये ना लाइफ का एक बेसिस है। सो वी हैव लॉस्ट दिस कुंभक इन आर ग्रंथ में कुंभक का मेंशन जरूर मिल जाएगा, बट इस तरीके से डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। सो इन योगा पद्धति यू विल फाइंड मेंशन ऑफ कुंभक। देर आर मेनी प्रोसेसेस विच आर गिवन इन योग पद्धति में, आपको मिल जाएगा दिया हुआ, बट इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मुक्ति, मोक्ष और समाधि, टुवर्ड्स हेल्थ और स्टैब्लिशिंग लाइफ। बचा का क्या हुआ, वी सेलिब्रेट कुंभ मेला, कुंभाभिषेकम, कुंभ की ही उपासना होती है इस भारतीय संस्कृति में। तो वो बच गया है, बट उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कहीं गायब हो गया।
खो गया, मिस हो गया। बिकॉज वेन वेदास वॉज कंपाइल्ड बाय वेद व्यास, he could only he could only collect 8% of the whole thing which was available. 8%. Though the current Veda that you see is 8% of the full Vedas. अब सोचिए 8% ही इतना बड़ा है. So there was certain revival which was done through him and other people. इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कुछ रिवाइवल दिया गया था, विच इज द फोर्थ वेदा, अथर्वन वेदा, है ना. अथर्वन ऋषि जो थे ना, उनके साथ में मिलके सम रिवाइवल वाज डन. जो तंत्र पद्धति है, तंत्र मीन्स मेथड, सो उसमें कुछ मेथड को रिवाइव जरूर किया गया था, बट मेनी मेथड्स वर लॉस्ट. मोस्ट ऑफ द मेथड्स वर लॉस्ट. सो इतना मिलेगा नहीं आपको इसमें. मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं किताब लिख सकूं. देर आर पीपल हु आर हेल्पिंग मी टू राइट बुक्स, सो वी कैन सी सम बुक इन नियर फ्यूचर, है ना. कुछ लोग अब साथ में आए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हम आपको हेल्प करेंगे, हम टेक्स्ट डालेंगे, सारा हम रिकॉर्ड करेंगे. सो लेट्स सी. बट अभी आपको इतना मिलने को, पढ़ने को नहीं मिलेगा. बट यू कैन स्टिल, बट दैट वॉट एवर इज अवेलेबल इज टूवर्ड्स योग पद्धति. वेरिकोस वेन बड़ी आसानी से ठीक हो जाता है. जैसे मैंने बताया था, स्लांट करके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में बात कर लिया है. लूजिंग बैलेंस वाइल वॉकिंग, आपका प्रेशर जो होता है ना कान में, कान के अंदर कॉकलिया में कम प्रेशर बन रहा है इसी की वजह से. तो अगर कुंभक करेंगे धीरे धीरे करके ये हैंडल हो जाता है. टाइम देगा ये थोड़ा हैंडल होने में, क्योंकि वो पूरा का पूरा नर्व कॉकलिया होता है, नर्व का बना हुआ होता है. एंजाइटी इंसोम्निया वाले कुंभक अच्छे से करें, देखो वो घोड़े बेच के सोएंगे. और एंजाइटी में थोड़ा टाइम लगेगा, बट एड्रिनल ओवर एक्टिविटी पे जैसे ही कंट्रोल आएगा, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, इम्यून स्ट्रेंथ बढ़ेगा ना, तो ये ठीक हो जाता है. 100% ठीक हो जाता है. 1% भी रहेगा नहीं, मैं आपको ये बता सकता हूँ. टाइम अलग अलग लग सकता है लोगों को, मगर 100% ठीक हो. हेडेक अगर हो रहा है ना, तो फिर अगर 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए. कभी भी आपके बॉडी में प्रेशर बिल्डअप होता है किसी भी तरीके का, है ना, चाहे वो थंपिंग प्रेशर हो. कई लोगों को ना पेन होता है मसूड़ में, ऐसे 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 थंपिंग प्रेशर बिल्डअप होता है. सिर में होता है थंपिंग प्रेशर, माइग्रेन का प्रेशर बिल्डअप होता है, या हार्ट का टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया बिल्डअप होता है, या कभी कभी लिम्स में भी आपको लगेगा थंपिंग जैसे सेंसेशन जैसा महसूस होगा. तो ये बेसिकली आपके बॉडी का प्रेशर ग्रेडियंट डिविएशन है. ऐसे में क्या क्या करना चाहिए, 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो आप ध्यान रखें. सबसे पहली बात, अपना पेट साफ कर लो. कोई ऐसी दवाई खा लो जिससे एकदम से पेट साफ हो जाए. विरेचन गोलिका हो गया, ठीक है ना. या फिर जिन लोगों को हरित की, हमने बताया ही हुआ है, हरित की ले सकते हैं. खट्टी छाछ ले ले, खूब सारा पी ले दोपहर में, तो भी साफ हो जाएगा. तो उल्टा करने से, सिर ऊपर, सिर नीचे पांव ऊपर करने से भी पेट साफ होता है. तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा. जैसे ही पेट साफ होगा, आपका प्रेशर का इश्यू, चाहे वो ब्लड का प्रेशर हो, चाहे हार्ट में टैकीकार्डिया हो रहा हो, चाहे सिर में थंपिंग जैसा पेन हो रहा हो, या आंखों का प्रेशर हो रहा हो, है ना, जिनको ग्लूकोमा है, जिनके आंखों में बड़ा प्रेशर बिल्डअप होता है तो सिर में दर्द होता है, या कान का प्रेशर भी बिल्डअप होगा तो भी आपके सिर में दर्द होगा. प्रेशर का सबसे आसान तरीका है पेट साफ करो. पेट इमीडिएटली अगर साफ होगा तो आपका वो प्रेशर कम हो जाएगा. दूसरी चीज है जिसे कहते हैं, लेकिन ये बड़ा ही स्पेशलाइज्ड है, अगर आप ब्लड डोनेट कर देंगे थोड़ा सा जाके, और ये
कुछ महीने तक, हर महीने एक बार जाके 3-4 महीने तक अगर ब्लड डोनेट कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, है ना। ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरा तीसरा तीसरा अपने को फूड से स्टफ ना करें। जैसे ये आपके दर्द, अगर किसी तरीके का प्रेशर बिल्डअप हो रहा है सिर में कहीं पर भी, तो आप उस समय भोजन लेना बंद कर दें कुछ समय तक, कम से कम 16 घंटे, 16 आवर्स, 16 घंटे कुछ भी ना खाएं, पानी पिए केवल। वो भी पानी ज्यादा नहीं पीना, जब प्यास लगे तभी पिए। तो आप देखेंगे कि ये चीज कम हो जाएगी। और थोड़ा सा रिलीफ मिलने पे अगर आप ऐसे पाँव पर सिर नीचे करके लेटेंगे ना, तो इसमें काफी समय तक फायदा आपको मिलेगा। अच्छा, ब्लड लेटिंग भी करते हैं, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया से थोड़ा सा ब्लड निकाल लिया, पर वो आप नहीं कर सकते, है ना। जलों का इसके अंदर बड़ा काम करता है। जलों का मतलब जोंक लगा लेते हैं कुछ जगह पे, तो वो आपके शरीर से थोड़ा खून चूसता है ना, तो पता चलता है कि पूरे शरीर में आपको एकदम से फायदा हो। उससे वो ब्लड थिनर का भी काम करता है, ठीक है ना। ब्लड थिनर खाने से भी ये चीज कम हो जाती है, मगर आपकी जान, शरीर में जान भी कम लगेगी, मतलब शक्ति कम हो जाती है। जैसे इकोस्प्रिन वगैरह वगैरह जो इन लोगों को बोलते हैं ब्लड थिनर खा लो, मगर वो देखो केमिकल से अपने आप को ठीक करने से आप थोड़ा मैनेज तो कर लोगे, मगर वो इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये 2-3 चीजें अगर आप देखेंगे तो, करेंगे तो आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या फिर, इसको ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट तो कुंभक है। आप जेंटली करें। भाई देखो, ज्यादा जोर लगाओगे तो पेन बढ़ सकता है, हमें वैसा नहीं करना। हल्का हल्का स्टेप बाय स्टेप करके इसको आगे बढ़ाओ। देखो, किसी भी तरीके का प्रेशर इशू जो आपके बॉडी में है, चाहे कान के अंदर का जिससे इम्बैलेंसेस होते हैं, चाहे आंख के अंदर का जिससे ग्लूकोमा होता है, चाहे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस में अगर प्रेशर डिविएशन होता है जिससे कि ब्लड प्रेशर होता है, या फिर हार्ट बीट जिसे कहते हैं हम एड्रिनल ओवर एक्टिविटी, उसकी वजह से टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया होता है, या किसी भी तरीके का थंपिंग पेन आपके बॉडी में जो होता है, वो सारे इश्यूज आप देखेंगे कुंभक जैसे जैसे करेंगे वो सेटल होना शुरू हो जाएगा, और एक टाइम आने के बाद में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सिम्टम खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। अच्छा जी, टाइम काफी हो गया है, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिक एंड पैनिक अटैक सॉल्यूशन, बिल्कुल कुंभक करना शुरू करो, क्लॉस्ट्रोफोबिया बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देर आर पीपल हु यूज्ड टू फील क्लॉस्ट्रोफोबिक, और जैसे ही कुंभक करना शुरू किया, ऑक्सीजन इनटेक इससे अपने आप ही बढ़ जाता है। बाहर से ऑक्सीजन देना इज नॉट कंड्यूसिव फॉर योर बॉडी। आर्थराइटिस क्योर कर देगा, बिल्कुल कर देगा। हाथ कंपन हो रहा है, कुंभक कर लो, कुछ समय बाद में हाथ कंपन में बहुत कमी आ जाएगी। चक्कर आते हैं, कमजोरी की वजह से भी हो सकता है, और प्रेशर आपके हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस का कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, वहां पे प्रेशर बिल्डअप होता है, तो भी ये चक्कर आ सकता है। कमजोरी की वजह से भी HB काउंट कम हो, कमजोरी की वजह से भी आ सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, मौसम में कमजोरी आ जाती है तो उसकी वजह से भी आता है। जब सपोज करो इन्फेक्शन हो गया और आपने कुछ दवाइयां ववाइयां खा ली, उसके बाद भी ऐसा कभी होता है कि चक्कर आते हैं। तो चाहे कोई भी रीजन हो चक्कर आने का, आप धीरे धीरे अपने बॉडी को इंप्रूव कीजिए, चक्कर ठीक हो जाएगा। तो ये सारी बातें, यूरिक एसिड वगैरह वगैरह सब बोल दिया। बोन डेंसिटी इंप्रूव हो जाएगी आपकी। घी खाना शुरू कीजिए, घी खाना शुरू कीजिए, और घी खाने के बाद कुंभक कीजिए, बोन डेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी। घी का सॉलिड पार्ट जो है ना, वो बोन बनता है। जो इसका फ्लोई पार्ट है ना, फ्लोइंग पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, वो बोन मैरो बनता है। और जो इसका सटल पार्ट है ना, एनर्जी पार्ट है, वो वाक शक्ति बनती है, वाक शक्ति। घी के 3 हिस्से हैं। सॉलिड पार्ट आपका बोन बनता, लिक्विड पार्ट इसका बोन मैरो बनता, और इसका एनर्जी पार्ट जो है ना, वो वाक शक्ति, यानी आहवानी अग्नि आपके शरीर की ठीक करती है। यानी आपके जीवन में आप क्या कर सकते हैं अपने जीवन में, उस फैक्टर को इंप्रूव करना।
तो घी खाना शुरू कीजिए, बोन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर आप चाहें तो कुछ चीज़ें अलग से ले सकते हैं सपोर्टिव, जैसे प्रवाल पंचामृत या प्रवाल पिष्टी, है ना। ये दो चीज़ें हैं, प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, ये ले सकते हैं। गोदंती भस्म होता है, वो ले सकते हैं। चूना ले सकते हैं, सबसे सेफ और सबसे इफेक्टिव। पान खाना शुरू शुरू करो थोड़ा, चूना वैसे ही दाल में डाल के, सब्जी में डाल के, थोड़ा सा एक गेहूं के दाने के बराबर ऐसा खाने वाला चूना ले लो, है ना। अगर आप थोड़ा अपने लाइफस्टाइल में लेके आएंगे चूना लेना, आप देखेंगे 3 महीने के आसपास आप रेगुलर लीजिए, आपके बहुत सारी बोन या हड्डियों से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उसमें इंप्रूवमेंट आता है। तो बातें तो बहुत हैं, अगर ऐसे ही मैं बोलता जाऊंगा पता नहीं और कितनी कितनी बातें बोलता जाऊंगा, मगर क्या है कि आपको एक प्लेटफॉर्म भी मिला है जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ तो आते हैं हम, मैं आपको थोड़ा देखता हूँ, थोड़ा कुछ कोर इश्यूज आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा मिलना, कहते हैं ना दर्शन आपके मिलते हैं मुझे, तो दर्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ना, ज़रूरी चीज़ होती है इस दुनिया में। मतलब कम से कम भारतीय परंपरा में तो दर्शन सबसे ज़रूरी है। तो आप लोग आए, इसका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका जीवन हेल्दी हो, वैभवशाली हो, सुखमय हो और पूर्ण हो, आप अपनी पूर्णता को प्राप्त करें, ऐसा मेरी मनोकामना है। ऐसा स्वामी राज विभू की गद्दी से आशीर्वाद आप सभी को। Thank you, everyone. Thank you and namaskar. I end the session over here.